नमस्कार, योर मनी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित। योर मनी, जहां पर हम बातचीत करते हैं आपके पर्सनल फाइनेंस से जुड़े हुए सवालों को लेकर, आपके पोर्टफोलियोज को लेकर, किन फंड्स का सिलेक्शन करना है, किन से रहना है दूर, कौन सा बेहतर निवेश का रणनीति होगा, इन सब पे हमारी बातचीत होती है। और अलग अलग जानकार हमारे साथ मौजूद होते हैं जिनसे हम आपके पोर्टफोलियोज पर तो बातचीत करते ही हैं, साथ ही साथ हम बातचीत करते हैं अलग अलग इंटरेस्टिंग टॉपिक्स को लेकर भी। और रोज़ की श्रृंखला में हमारे साथ आज भी एक नया इंटरेस्टिंग टॉपिक भी है और आज एक नए जानकार भी हैं। तो अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हो और आप अलग अलग माध्यम से हमारे साथ जुड़ सकते हैं। जैसे कि आप आस्क आवाज़ योर मनी हैशटैग का इस्तेमाल कर सकते हैं फेसबुक के लिए, एक्स के लिए यानी कि फॉर्मर ट्विटर के लिए। आप ईमेल कर सकते हैं हमें yourmoney@nw18.com हमारा ईमेल आईडी है, इस पर भी आप मेल कर सकते हैं। और 7045220000 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है जिसके ज़रिए भी आप इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं और सीधे सीधे यहाँ पर अपना सवाल भेज सकते हैं, तमाम डिटेल हमें भेज सकते हैं। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए फिनवाइज पीएफएस की फाउंडर प्रतिभा गिरीश मैम मौजूद हैं। प्रतिभा मैम, पहले तो ये बताओ, जो किताबें पीछे रखी है सब असली है? एब्सोल्युटली असली है। आप पढ़ते हो इन्हें? मैं पढ़ती हूँ, मेरे से ज्यादा मेरे हस्बैंड पढ़ते हैं। अच्छा, सब पर्सनल फाइनेंस की है क्या? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, फिर तो बहुत बोरिंग हो जाएगा। सारे बुक्स हैं और वो मल्टीपल बुक्स इकट्ठा पढ़ते हैं, मैं तो एक खत्म करके दूसरा स्टार्ट करती हूँ। चलिए, तो मतलब ऐसा तो नहीं फिक्शन के पीछे नॉवल रखे हुए वो आपने इकट्ठे कर लियो? सब नॉवल मेरे लिए अच्छा लगता है ना। अच्छा, तो प्रतिभा मैम से आज हम बातचीत करेंगे अपने आज के इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर और वो है लिक्विड ETF। दरअसल ETF की ज़रूरत पिछले कुछ एक साल से, शायद 7-8 साल से ये एकदम से प्रचलन में आया है और अलग अलग ETF को हम जानते ही हैं, लेकिन लिक्विड ETF की ज़रूरत कहाँ आती है, क्यों आती है, पहली चीज़। और दूसरा, लिक्विडिटी की को आप आमतौर पे लिक्विडिटी के लिए हमेशा बैंक के सेविंग अकाउंट में अपना पैसा रखते हैं, लेकिन अगर आप लिक्विड ETF का इस्तेमाल करते हैं तो क्या ये सेविंग अकाउंट से बेहतर विकल्प बनेगा? इन सब पर हम बातचीत करेंगे प्रतिभा मैम से। तो प्रतिभा मैम, पहले तो ये लिक्विड ETF, इसका कंसेप्ट समझाएं, किस तरह का ETF होता है, कैसे कामकाज करता है, किन लोगों को इसका इस्तेमाल करना चाहिए और किस परिवेश में इसका इस्तेमाल करना सबसे बेहतर रहेगा? लिक्विड ETF समझने के लिए दो चीज समझना जरूरी है कि लिक्विड फंड होता क्या है। ये तो सिंपल है, शायद सब लोग जानते हैं, फिर भी लिक्विड फंड आप अपने शॉर्ट टर्म जो रिक्वायरमेंट्स है, जो पैसा आप कभी भी आपको जरूरत पड़ सकती है, वैसा मतलब 7-8 दिन के बाद, लेकिन कभी भी जरूरत पड़ सकती है, वैसे पैसे को आप म्यूचुअल फंड में पार्क करने के लिए लिक्विड फंड्स के जरिए आप पार्क करते हो और आपको अच्छा रिटर्न उसमें मिलने का, जैसे कि आपका सेविंग्स बैंक में 3% 4% जो भी है, उससे कहीं बेहतर रिटर्न आपको मिलेगा लिक्विड फंड्स में इन्वेस्ट करने से। तो लिक्विड ETFs कैसे डिफरेंट है? लिक्विड ETFs जो है ओवरनाइट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करते हैं, जैसे कि CBLO मतलब कोलैटरलाइज्ड बोरोइंग एंड लेंडिंग ऑब्लिगेशंस, रिवर्स रिपो सिक्योरिटीज। ये सब कॉम्प्लिकेटेड लगता है, लेकिन एक दिन के लिए वो लेंडिंग होता है। तो अगर आपका शॉर्ट टर्म पैसा है तो आप ETF के थ्रू अगर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो ये सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करता है। आपके पास एक तो ETF में इन्वेस्ट करने के लिए डीमैट अकाउंट होना जरूरी है और डीमैट के थ्रू आप ये लिक्विड ETFs को खरीद सकते हैं। तो ये इनका मकसद क्या है? इनका मकसद है कि आप जितना कम, बहुत ही कम रिस्क होता है इसमें क्योंकि ये तो ओवरनाइट सिक्योरिटीज है, जितना कम रिस्क ले रहे हो उसके बावजूद आपको डिसेंट रिटर्न्स मिलेगा, उसके हिसाब से मिलेगा रिटर्न्स और बहुत अच्छा लिक्विडिटी मिलेगा। मतलब आप एट द प्रेस ऑफ अ बटन आप उसको लिक्विडेट कर सकते हो। तो अगर इसको कंपेयर किया जाए वापस कि लिक्विड फंड खरीदना चाहिए, लिक्विड ETF खरीदना चाहिए, लिक्विड फंड तो आप बिना डीमैट अकाउंट का भी खरीद सकते हो। हाल ही में तो सबके पास डीमैट है, तो ETF में वो एक बड़ा प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। और एक बात है कि ज्यादातर जो ETF है, लिक्विड ETF है, उनका NAV फिक्स्ड होता है, मतलब जैसे 1000 रुपया तो 1000 रुपया रहता है। जो ग्रोथ होता है उसको डिविडेंड के तौर पे आपको दिया जाता है। डिविडेंड के तौर पे पैसे नहीं मिलते, वो यूनिट्स आपको क्रेडिट करते हैं। तो आपका अगर 1 यूनिट था तो डिविडेंड एक दिन का आया तो 1.01 यूनिट, 1.2 यूनिट, ऐसा पॉइंट फ्रैक्शनल यूनिट्स आपको क्रेडिट होते हैं। तो आपका ग्रोथ नहीं होता इन टर्म्स ऑफ कैपिटल गेन्स आपको हर बार लग जाता है। जैसे आपने आज आपने खरीद लिया है तो डिविडेंड आपको क्रेडिट किया जाता है, तो टैक्स भरना जरूरी है। तो इसमें एक नेगेटिव हो जाता है कि आपने बेचा ही नहीं, आपने खरीद लिया ETF, आपके अकाउंट में पड़ा है, लेकिन फिर भी आपको डिविडेंड टैक्स लगेगा और अगर आप हायर टैक्स ब्रैकेट में है तो बहुत आपका कंपाउंडिंग मैकेनिज्म में थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है इसमें। प्रतिभा मैम, मैं 2-3 चीज़ों को इसमें और सबसे क्लैरिफाई करवाना चाहूँगा। पहला, एक
निवेशक के तौर पे मान लीजिए मेरे पास पूंजी पड़ी है जो कि एक सेविंग अकाउंट में पड़ी है, उस पर आमतौर पे 3% का ब्याज जो मिलता है और 4% ब्याज जो मिलता है वो मिलता है उसमें, लेकिन आपके पास एटीएम गए, पैसा निकाल लिया, क्लिक से आपने पैसा यहाँ ट्रांसफर कर लिया। दूसरा, आपने एक लिक्विड बेस्ड या लिक्विड म्यूचुअल फंड खरीद लिया जो आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो आपने ले पाया है और आप वहाँ पर भी लिक्विडिटी ईजिली अवेल करा पा रहे हो, 24 घंटे के अंदर आपके हाथ में पैसा आ जाएगा। लाइकवाइज तीसरा आता है जी लिक्विड ईटीएफ। इस केस में अगर मैंने डीमैट अकाउंट है और मैंने ईटीएफ ले रखा है और यहाँ पर भी इन अ क्लिक आपके पास पैसा आ जाएगा, तो एक नए निवेशक के लिए इन तीनों में से सबसे अच्छा विकल्प क्या है जिसकी पैसे की ज़रूरत एटलीस्ट हफ्ते हफ्ते भर के लिए आती है? कोई बिजनेसमैन है जिसको एक हफ्ते के लिए पैसा रखना है और उसके बाद उसे दोबारा यूज़ करना है, तो उनके लिए कैसे कारगर, इन तीनों में से क्या कारगर रहेगा? मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट है लिक्विड फंड्स। वो 2-3 वजह से मैं बता रही हूँ कि लिक्विड फंड्स है। एक तो आप जब तक बेचेंगे नहीं आपको टैक्स नहीं लगना है, मतलब आपका जितना भी कम हो, कंपाउंडिंग मैकेनिज्म, हमने लास्ट टाइम भी बात किया था कंपाउंडिंग के मैजिक के बारे में, को ब्रेक नहीं करता, वो कंपाउंडिंग हमेशा रहता है, आप कंपाउंड करते रहते हो। दूसरा जो एक्सपेंस रेशो है, नॉर्मली हम सोचते हैं ईटीएफ में एक्सपेंस रेशो कम होता है और म्यूचुअल फंड्स में थोड़ा ज्यादा हो सकता है और नॉर्मली ऐसा होता ही है, लेकिन ये लिक्विड ईटीएफ में अगर आप देखेंगे तो 0.2 से लेकर 0.69 तक, 0.5, 0.4 सब कुछ है। लिक्विड फंड्स में 0.2 से 0.35 तक है। तीसरा, अगर आप नॉन डिस्काउंटेड ब्रोकर्स यूज करते हो तो ट्रांजैक्शन कॉस्ट ईटीएफ में बढ़ सकता है क्योंकि आपका ब्रोकरेज भी लगेगा। अगर आप ब्रोकरेज, कहीं सारे ब्रोकर्स नहीं चार्ज करते ब्रोकरेज, बट अगर चार्ज करते हैं तो ब्रोकरेज भी लगेगा। और जो फ्रैक्शनल यूनिट आपको डिविडेंड के तौर पे मिला जाता है वो पूरा होने तक आप उसको रिडीम नहीं कर पाते हो, तो ये भी एक प्रॉब्लम है कि ग्रोथ नहीं, आपको डिविडेंड। हाल ही में नए फंड्स लॉन्च हुए हैं जहां पे ग्रोथ ऑप्शन भी है, लेकिन बाय एंड लार्ज इट्स इजियर कि आप लिक्विड फंड में डालें और आपको 3%, 3.5 के बदले में 7, 7.2, 7.3 का रिटर्न मिल सकता है। एंड 24 आवर्स के अंदर जो वर्किंग डे है उसमें आपको क्रेडिट भी मिल जाएगा पैसे का। तो ज्यादा बेहतर तो आपके लिए रहेगा अगर आप लिक्विड बेस्ड म्यूचुअल फंड में जाते हो कि इसमें एक बड़ा विकल्प ये भी कि आप बिना डीमैट के वहाँ पर अपना जो ट्रांजैक्शंस हैं वहाँ पर कर भी सकते हैं। दूसरा, अब अगर मान लीजिए किसी को आज आपकी बात सुनकर लगा कि हाँ उसको अपना पैसा लिक्विड ईटीएफ में डालना चाहिए, तो वो कैसे इसकी शुरुआत कर सकता है? किन फंड्स में पैसा डाले? बिल्कुल एक लेमैन के लिए कौन से फंड ज़्यादा बेहतर हैं, सेफ हैं, इसके बारे में आप कुछ कहना चाहो तो? लिक्विड ईटीएफ के लिए पहले तो आपके पास डीमैट अकाउंट होना चाहिए और डीमैट अकाउंट से जैसे आप स्टॉक खरीदते हो वैसे ही लिक्विड ईटीएफ्स खरीद सकते हो। 8-10 लिक्विड ईटीएफ्स तो है। आपको ध्यान रखना है कि एक्सपेंस रेशो क्या है। अगर कोई एक फंड 0.2 कर रहा है और दूसरा फंड ज्यादा कर रहा है तो कम वाला बेटर है। सेफ्टी का तो प्रॉब्लम नहीं होता है, एज अ कॉन्स्ट्रक्ट ये ओवरनाइट फंड्स है तो सेफ्टी का ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा इसमें। तो आप ये ध्यान में रखें कि आपका एक्सपेंस रेशो कहाँ कम लग रहा है और आपका ब्रोकर कितना चार्ज कर रहा है और फिर आप वो ईटीएफ सेलेक्ट करके तुरंत खरीद सकते हैं। तो आपके लिए अगर आप नया चुनाव करना, अच्छा टैक्स इम्प्लीकेशन को लेकर भी कोई फर्क पड़ता है क्या इसमें और लिक्विड म्यूचुअल फंड में? अगर लिक्विड म्यूचुअल फंड में भी आप रखते हैं, जैसे आपने बताया 1 हफ्ता, मतलब कम समय अवधि के लिए रखते हैं, तो आप रिडीम जब करेंगे तब आपको टैक्स लगना आपके स्लैब के हिसाब से फ्रॉम लास्ट ईयर। ईटीएफ्स में क्योंकि हर रोज वो डिविडेंड देते हैं या फिर हर हफ्ते में डिविडेंड देते हैं, हर हफ्ते आपका टैक्स कट जाता है। मान लो आपने ईटीएफ में डाल दिया और 1 महीना, 2 महीना, 3 महीने तक आपने रिडीम नहीं किया, फिर भी आपका बार बार आपका रिडीम हो रहा है बिकॉज डिविडेंड आ रहा है और उसमें टैक्स कट रहा है, तो डेफर्ड टैक्स का बेनिफिट नहीं मिलता है। तो टैक्सेशन के हिसाब से भी लिक्विड फंड थोड़ा बेहतर है। लिक्विड फंड टैक्स के इम्प्लीकेशन के हिसाब से भी ज़्यादा बेटर है। तो उम्मीद करता हूँ जो ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी आपके सवाल होंगे लिक्विड ईटीएफ को लेकर, वो उस पर आपको क्लैरिटी मिलते हुए दिखाई पड़ रही होगी। और एक चीज़ और प्रतिभा, मैं इसमें आपसे पूछना चाहूँगा कि अगर मान लीजिए कोई एसटीपी जो रहता है, मान लीजिए अगर आप अपने किसी एक फंड में आपने बल्क पैसा डाल दिया, आपने कहीं से कोई 3 लाख की पूंजी या 5 लाख की पूंजी आई और आप उस पूंजी को एक फंड में डालना चाह रहे हो और विद टाइम उसको ट्रांसफ़र करना चाह रहे हो सेम एएमसी में या किसी और उनके फंड में, तो क्या इस तरह की पॉसिबिलिटीज़ भी यहाँ पर हैं इस फंड में, या ऐसे विकल्प यहाँ पर ढूंढे जा सकते हैं क्या? ईटीएफ की बात कर रहे हो आप? जी। ईटीएफ में आई थिंक आमतौर पे उसके लिए यूज नहीं होता, लेकिन जो बहुत ज्यादा डायरेक्ट स्टॉक्स खरीदते बेचते हैं, ट्रेडिंग करते हैं, उनके लिए बहुत अच्छी बात है क्योंकि उन्होंने एक स्टॉक बेच दिया और दूसरा पोजीशन के लिए वेट कर रहे हैं, तो उनका पैसा
कुछ भी नहीं कमा रहा है, तो उनके पास ऑलरेडी डीमैट अकाउंट है, तो ईटीएफ में अगर इन्वेस्ट करेंगे तो जब तक उनको दूसरा आइडिया मिलता है कुछ कमा सकते हैं। और दूसरा मार्जिन मनी पार्क करना पड़ता है कहीं टाइम, तो मार्जिन मनी के बदले में आप लिक्विड फंड ले सकते हैं। और इसका मतलब 100 रुपीज का आपने लिया है ईटीएफ, तो 90 मतलब 10% हेयर कट के साथ आपको मार्जिन मनी रिक्वायरमेंट पूरे हो जाएंगे, और ये पूरा मार्जिन मनी का भी आपका रिटर्न्स मिलता रहेगा। नहीं तो मार्जिन मनी का भी कुछ रिटर्न्स नहीं मिलना आपको। तो अगर आप शेयर ट्रेडिंग करते हैं और से फॉर एग्जांपल आपने आज कोई पोजीशन खाली की है और कल छुट्टी है और उसके बाद अगले दिन आपको उस पोजीशन के लिए दोबारा पैसा चाहिए, तो आप इस तरह के फंड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं और वहाँ पर शायद आपको आपका पैसा जो अब तक कमा के नहीं दे रहा था वो आपको और कमा के देने लगेगा। तो ये कुछ निटी-ग्रिटीज़ जो कि आपने लिक्विड ईटीएफ के बारे में जानी है। अब आगे बढ़ते हैं और अपने दर्शकों से बातचीत कर लेते हैं। हमारे साथ पहले दर्शक गोवा से मौजूद हैं, शिवा शांत जी मौजूद हैं। शिवा जी नमस्कार, क्या सवाल है आपका? जी मेरा ये सवाल, मैंने सीएनबीसी आवाज से ही मैंने सारे फंड सिलेक्ट किए हैं। ओके। तो मैंने फंड्स लिए हैं, मैंने आपको भेजा है। तो कुछ मेरे एक जो मिड कैप जो फंड है मेरा, पीजेएम इंडिया मिड कैप फंड, जो बाकी जो सेक्टर में जो पीजेएम जो मिड कैप जो कितना परफॉर्म करे, लेकिन ये परफॉर्म नहीं कर रहा है उतना। तो इसी के बारे में मेरी क्वेरी थी, क्या मैं यहाँ से निकलूँ, क्या उसे वापस कुछ दिनों के लिए वापस रख लूँ? और अदरवाइज आपका कॉर्पस का आपने क्या टारगेट रखा हुआ है? मैंने कॉर्पस मेरा 5 CR का मेरा कॉर्पस है 20 साल के लिए। ओके। और 4 लाख का मेरा अभी पोर्टफोलियो वैल्यू है। ओके। तो प्रतिभा मैम 34 साल की शिवाजी की एज है, करीब 28,000 रुपये की एसआईपी चल रही है, एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो 4 लाख का है और 20 साल में करीब 5 करोड़ के कॉर्पस का ये लक्ष्य लेकर चल रहे हैं। अचीवेबल भी दिख रहा है, लेकिन एक फंड को लेके कंसर्न है थोड़ा सा, क्या करना चाहिए ना? सुभाष जी कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप तो सिर्फ 34 इयर्स के हैं और आपने 20 साल की प्लानिंग कर रखी है, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। जहां तक आपका पोर्टफोलियो है, पोर्टफोलियो बहुत अच्छा आपने फंड्स चुने हैं, लेकिन मिड और स्मॉल कैप में ज्यादा स्क्यूड है। नॉर्मली 30 to 40%, अगर बहुत ही अग्रेसिव भी है तो 30 to 40% मिड और स्मॉल कैप ठीक है, लेकिन आपका पोर्टफोलियो जो है उसमें 55 to 60% मिड और स्मॉल कैप में है। तो हमारा यही सजेशन रहेगा कि आप 2500 रुपया कम करें। एक स्मॉल कैप फंड जो आपका है कैनरा रोबेको स्मॉल कैप, और एक जो मिड कैप फंड पीजिम मिड कैप है उससे कम करें। और ये दोनों जो 5,000 है, आप कैनरा रोबेको ब्लू चिप फंड में आप इसको इंक्रीज कर दें, इससे आपका पोर्टफोलियो थोड़ा बैलेंस हो जाएगा। जहां तक पीजीएम मिड कैप की बात है, अच्छा फंड है वो, बहुत वेल मैनेज फंड है। अगर शॉर्ट टर्म परफॉर्मेंस नहीं है तो आप रुके रहे, पेशेंस रखें, तो ये अच्छा परफॉर्म करेगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपका पोर्टफोलियो की अगर बात करें तो आपका पोर्टफोलियो के लिए बहुत टाइम है ग्रो होने के लिए। आप 20 साल है, आपने बोला है कि आपने ऑलरेडी 4 लाख इकट्ठा कर लिया आपने एसआईपी के जरिए, तो ये जो 4 लाख है 20 साल में आपका 38.5 लैक्स बन जाएगा। और जो एसआईपी आप अभी कर रहे हैं 29,000 का, उससे आपका बनेगा कॉर्पस 2.64 का। ये 2.64 और 39 इकट्ठा करके 3.02 करोड़ तो आपका बन ही जाएगा। लेकिन क्योंकि आपका टारगेट 5 करोड़ है, तो हमारा सुझाव ये होगा कि आप 10% से अपना एसआईपी को स्टेप अप करते रहे हर साल, और आपका इनकम तो ग्रो होना ही है क्योंकि आपका अभी 34 इयर्स ही है। जैसे आपका ग्रो होता है तो आपका पोर्टफोलियो बन जाएगा 5 से ज्यादा, 5.8 के करीब आपका पोर्टफोलियो बन जाएगा। तो इट्स अ गुड स्टोरी कि आपका मतलब आपका टारगेट नजदीक है और अचीवेबल भी। तो अचीवेबल टारगेट हो जाएगा अगर आप थोड़ा सा स्टेप अप कर लेते हैं। 1 2 आपका जो एग्जिस्टिंग कॉर्पस है, अगर इसी स्थिति में चलते हैं तो 3-3.25 करोड़ रुपए के आसपास आप पहुंच जाएंगे, लेकिन थोड़ा स्टेप अप करते ही आप 5.25 करोड़ के आसपास पहुंच जाएंगे। तो अंतर आप इसी से समझ लीजिए कि अगर सिर्फ 10% ही बढ़ाते हैं अपना पोर्टफोलियो, तो आपके इसी ड्यूरेशन में तो पोर्टफोलियो में 2 करोड़ का एक सीधा सीधा अंतर है, 1.5 करोड़ का सीधा सीधा अंतर आपको दिखाई पड़ेगा। तो ये एक फैसला है, और बाकी 1-2 फंड में बदलाव है वो भी आपको बताए गए हैं, आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं। अब चलते हैं नागपुर, वहाँ पे हमारे साथ किशोर कपूर साहब मौजूद हैं बातचीत करने के लिए। कपूर साहब नमस्कार। कपूर साहब सुन पा रहे हैं आप? सुन पा रहा हूँ जी, नमस्कार कपूर साहब, क्या सवाल है आपका? नमस्कार सर, मेरा सवाल ये था कि मेरे पोर्टफोलियो में ये 5 शेयर्स मैंने लिए हैं जी, 5 और फंड इसमें टोटल मेरा 2.5, हाँ जी 5। ओके,
5 वो लिए हुए हैं। तो उसके अंदर मेरा 2.5 लाख रुपए के आसपास, 2.25 लाख रुपए उसमें जमा है अभी। ओके। और मैं 24,000 रुपए पर मंथ की SIP कर रहा हूँ। जी जी जी। और 15 साल में आप कॉर्पस को सोच रहे हैं कितना कॉर्पस पहुंच सकता है, राइट? हाँ, कितना पहुंच सकता है बस। ओके। तो प्रतिभा मैम, फंड्स आपको भेजे गए हैं, करीब 25,000 रुपए के आसपास की इनकी SIP चल रही है। और कपूर साहब, आप सुन पा रहे हैं मुझे एक बारी? हाँ, सुन रहा हूँ सर। ये कपूर साहब, आपने 12,499 रुपए की एक SIP कर रखी है, ऐसा क्यों? वो गलत लिख दिया लड़के ने, 13,000 की थी वो। ओके ओके, तो मुझे लगा आपने कोई स्पेसिफिक सोच के 12,499 रुपए की SIP की थी। नहीं। प्रतिभा मैम, 25,000 रुपए की SIP है, फंड्स आपके पास हैं ही। 3 लाख रुपए का इनका एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो है और ये 15 साल में क्या कॉर्पस एक्सपेक्ट कर सकते हैं? और गोइंग फॉरवर्ड क्या सारे फंड सही हैं या कुछ फेरबदल की जरूरत है? आपने भी बहुत अच्छे फंड्स चुने हैं, फंड्स में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपका बेनिफिट भी हुआ होगा क्योंकि आपका बहुत ज्यादा स्मॉल कैप हैवी पोर्टफोलियो है। इतना स्मॉल कैप के लिए आपको फायदा मिला होगा, लेकिन आगे जाके ये कम करना बेटर होगा। ये यू कैन ऐड अनदर, मतलब 20% आप स्मॉल कैप से कम कर दें और वो 20% आप अगर मिड कैप में ऐड कर दें और थोड़ा बहुत लार्ज कैप को इंक्रीज कर देंगे तो 20% स्मॉल कैप, 20% मिड कैप और 60% लार्ज कैप हो जाएगा, तो अच्छी बात होगी। तो इसके लिए हमारा सजेशन ये होगा, जो आपका क्वांट स्मॉल कैप है उसको रिड्यूस करके 4,500 कर दे, जो आपका SIP है। इसके जगह पे आप ऐड करें 5,000 का एक्सेस मिड कैप, और जो निप्पॉन लार्ज कैप में आपका ऑलरेडी SIP चल रहा 1,000, उसको 8,000 कर दे। तो मतलब एक में कम करे और 2 में ऐड कर दे, तो आपका पोर्टफोलियो स्टेबल होगा। इससे वॉलेटिलिटी में आपको फर्क नहीं पड़ेगा और आप कंटिन्यूअसली इन्वेस्ट कर सकते हो बिना कोई प्रॉब्लम के। जहां तक आपका पोर्टफोलियो वैल्यू की बात है, आपका करंट वैल्यू है 3 लाख, ये 15 साल के अंदर हो जाएगा करीब करीब 16 से 17 लाख के बीच में बन जाएगा। और आपका जो SIP है आज के तारीख में, अगर यही अमाउंट आप 15 साल के लिए कंटिन्यू करोगे तो 1 करोड़ 17 लाख तक, 1 करोड़ 18 लाख तक बन जाएगा। तो टोटल वैल्यू ऑफ द पोर्टफोलियो होगा 1.35 तक। लेकिन अगर आप सिर्फ 10% से बढ़ाएंगे हर साल 15 साल के लिए, तो इंस्टेड ऑफ 1.34 आपका पोर्टफोलियो बन जाएगा 2.23। तो ये बहुत बड़ा बढ़ाव है। तो हमारा सुझाव यही रहेगा कि आप हो सके तो 10% बढ़ाते रहे इन द नेक्स्ट 15 ईयर्स और थोड़ा बहुत बैलेंस कर ले। परफॉर्मेंस जो आपने रीड करना था स्मॉल कैप से वो ऑलरेडी कर लिया, अभी थोड़ा सेफ बन जाए। तो आप ही नहीं कपूर साहब, इनफैक्ट सभी के लिए जिन्होंने म्यूचुअल फंड में मिड कैप स्मॉल कैप के बहुत सारे फंड्स इकट्ठे कर रखे हैं, वो अभी की परफॉर्मेंस को ये ना सोचे कि वो आगे की परफॉर्मेंस भी रहने वाली है, कि मिड कैप स्मॉल कैप एग्जॉर्बिटेंट गेन दिखा रहे हैं, अपने ऑल टाइम हाइस पर है। सो इस तरह की तेज़ी आगे भी रहेगी, इसकी गुंजाइश कम होती है या हो सकता है हो भी, लेकिन उम्मीदें कम रखिए। तो इसीलिए थोड़ा मिड कैप का एक्सपोजर कम करके लार्ज कैप फंड्स की तरफ आप अपना निवेश बढ़ा लें, वो आपको एक स्टेबल रिटर्न भी देंगे और सिचुएशन को थोड़ा और बेटर कर सकते हैं। तो आपका ओवर एक्सपोजर अगर लार्ज कैप और मिड कैप में, तो उसे थोड़ा सा कम करके एक राइट साइज कर लीजिए। एक ब्रेक का वक्त हो गया, ब्रेक के बाद लौटेंगे। आगे प्रतिभा में बनी रहेंगे हमारे साथ, उनसे हम बातचीत करते रहेंगे कुछ और टॉपिक्स पर भी, और साथ साथ कुछ और सवाल भी हैं उस पर बातचीत करते हैं। छोटे ब्रेक के उस तरफ मनी और योर मनी में हम बातचीत कर रहे थे आज लिक्विड ETFs के बारे में, और चर्चा करने के लिए हमारे साथ आज प्रतिभा मैम मौजूद है, प्रतिभा गिरीश मैम मौजूद है, जिनसे हम चर्चा कर रहे हैं आपके फंड्स पे, आपके सवालों पर और साथ साथ इस टॉपिक के ऊपर भी। अब बातचीत करने के लिए हमारे साथ कृणाल जी मौजूद है। कृणाल सर नमस्कार, क्या सवाल है आपका? नमस्कार सर। तो मेरी अभी SIP चालू है, तकरीबन 44,000 पर मंथ की SIP चालू है। ओके। तो और मेरा टारगेट है कि नेक्स्ट 10 साल में मुझे 1 करोड़ रुपया चाहिए। ओके। तो मेरा ये है कि वेदर आई शुड इन्वेस्ट इन रियल एस्टेट और SIP से ही कंटिन्यू करूँ ताकि मैं मेरा गोल अचीव कर सकूँ, ऐसा। तो कृणाल सर, आप रियल एस्टेट में पहले पैसा डालते आए हो? नहीं, अभी तक तो डाले नहीं है, तो लेकिन मेरा टारगेट मुझे अचीव करना है बस, तो वहाँ पे कंफ्यूजन है थोड़ा। तो आप रियल एस्टेट में, क्योंकि अगर यहाँ पर आप 44,000 की SIP डालोगे और 10 साल में 1 करोड़ का लक्ष्य निकाल लोगे, रियल एस्टेट में भी ऐसा कोई प्रोडक्ट आपको मिला हुआ है क्या जहाँ पे आप SIP जैसी चीज़ का निवेश करोगे और वहाँ पे 1 करोड़ का कॉर्पस बन सकता है? ऐसा कोई है क्या ऑप्शन आपके पास?
हाँ, जनरली मतलब ऐसा था कि समझो जमघर में जो अभी तकरीबन मेरा कॉर्पस है तकरीबन 5 से 7 लाख रुपए के आसपास है मेरा। हाँ। तो वो मैं इधर डाउन पेमेंट पे करके और बाकी का होम लोन निकाल के जो मेरा SIP में चालू है जी, जो अमाउंट वो मैं होम लोन में पे करके मेरा घर अभी बन जाएगा, और उसके में भी आफ्टर 10 इयर्स उसकी वैल्यू अगर 1 करोड़ हो जाए तो बेटर ऑप्शन क्या रहेगा, SIP लेना चाहिए या तो कृणाल जी home loan लेना एक चीज चाहिए? और मैं आपसे पूछना चाहूंगा, जो आपके पास अभी अपना एग्जिस्टिंग घर है, हाँ है। तो आप जो भी नया घर खरीदोगे वो निवेश के लिए होगा, राइट? करेक्ट, इन्वेस्टमेंट के लिए। और इन्वेस्टमेंट में सर जब आप लोन लोगे तो उसका ब्याज भी देना होगा, राइट? यस यस ओके। तो प्रतिभा मैम, क्या करना ज़्यादा बेटर रहेगा? 44,000 रुपये की एग्जिस्टिंग SIP चल रही है, 10 साल में 1 करोड़ का लक्ष्य साध रहे हैं, और ये आपसे पूछ रहे हैं कि क्या पोर्टफोलियो इनका सही है इसके लिए। दूसरा ऑप्शन कि ये रियल स्टेट में जो इनकी एग्जिस्टिंग कॉर्पस इकट्ठा कर चुके हैं उसका डाउन पेमेंट करके फर्दर होम लोन लेकर और ये मकान खरीद लें या कोई प्रॉपर्टी खरीद लें जिससे 1 करोड़ रुपए इनको मिल जाए। इन दोनों में ज़्यादा बेहतर विकल्प आपके हिसाब से क्या होगा? जहां तक आपका SIP की सवाल है, 44,000 अगर आप करते रहेंगे 10 साल तक तो 1 ईयर तो बन ही जाएगा 12% रिटर्न से, विदाउट एनी स्टेप अप, विदाउट एनी इंक्रीज 1 ईयर बन ही जाएगा। रियल एस्टेट में आपको 2-3 चीज ध्यान रखना पड़ेगा। आप बता रहे हो कि आप पूरा फाइनेंशियल एसेट से कंप्लीटली निकाल दोगे, जो आपने एक्यूमुलेट किया कर लिया वो भी निकाल दोगे, और जो आगे करने वाले वो SIP वो बंद करके EMI भरोगे। मतलब आप अपना पूरा जमा पूंजी एक ही एसेट पे, एक ही मतलब घर पे आप डाल रहे हो, तो आपको बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि इसका अप्रिसिएशन होगा, उल्टा मतलब कैपिटल लॉस नहीं हो, और उसका रिलेटेड कॉस्ट्स भी बराबर रहेगा। ये आपको बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस होना चाहिए। जब आप फाइनेंशियल एसेट्स में कर रहे हैं, म्यूचुअल फंड्स में कर रहे हैं, तो अंडरलाइंग बहुत सारे स्टॉक्स है, डाइवर्सिफाइड है पोर्टफोलियो, तो आप एक चीज पे इतना ज्यादा बेट नहीं कर रहे हो तो रिस्क मिनिमाइज हो जाता है। मैं आपकी जगह पे होती तो डेफिनेटली फाइनेंशियल एसेट ही चुनती। इट्स आई एम नॉट वेरी इन फेवर ऑफ रियल एस्टेट, नॉट इतना रिस्क नहीं लेना चाहिए, क्यों स्पेशली सिंस आपका इजिली बन जाएगा 1 ईयर। 97.5 कुछ बन रहा है, लेकिन थोड़ा बहुत 0.5% भी अगर ज्यादा आ गया तो 1 ईयर या उससे ऊपर भी बनने का चांसेस है। जहां तक आपका पोर्टफोलियो है वो यहाँ पे भी आपने अच्छे फंड्स चुने हैं। बहुत मतलब जैसे हम बताया कि 35 to 40% होना चाहिए आपका मिड और स्मॉल कैप। आपका थोड़ा ज्यादा है, बहुत ज्यादा नहीं, 45% है, तो स्लाइटली उसको कम करने की जरूरत है। मतलब 10% आप मिड और स्मॉल कैप को रिड्यूस करेंगे तो अच्छा होगा। आपने थीमेटिक फंड जो चुना है उसमें प्रॉब्लम नहीं है, अच्छा फंड है, लेकिन आपको ध्यान रखना पड़ेगा ये जो थीमेटिक फंड है, ये मतलब डिजिटल इंडिया का जो फंड चुना है आपने, वो उसमें हो सकता है कॉन्सेंट्रेशन की वजह से बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव हो, तो उसके लिए आप प्रिपेयर रहे। तो अब हम आपके फंड में ये चेंजेस सजेस्ट करते हैं कि सुंदरम लार्ज और मिड कैप है, उसको स्टॉप कर दे, और जो टाटा डिजिटल है क्योंकि उसमें उतार चढ़ाव ज्यादा रहेगा, उसको 5,000 के लिए कम कर दीजिए। आप अभी जितना भी कर रहे हैं उसे 5,000 कम कर दीजिए, 10,000 का 5,000 कर दीजिए। एंड मेरा एसेट मिड कैप का जो है उसको भी 5,000 कर दीजिए, और PPFS में जो है आप 15,000 का कीजिए, जो अभी कर रहे हैं उसको उसे बढ़ा दीजिए और 15,000 का कीजिए, और कैनरा रोबेको फ्लेक्सी कैप 15,000 और एक्सिस स्मॉल कैप ऐड कर सकते हैं 2,000 रुपीज की। तो ये आपका थोड़ा बैलेंस पोर्टफोलियो हो जाएगा। थोड़ा बहुत जो मिड और स्मॉल कैप में हैवी है वो कम हो जाएगा। तो कुणाल जी, आपको राय दी गई है। एक इंटरेस्टिंग नंबर में अभी पढ़ रहा था कि अगर आप 25 लाख रुपए का एक मकान खरीदते हैं, से फॉर एग्जांपल, और आप उसे 10 साल रखते हैं और वो 1 करोड़ हो जाता है, तो आपकी करीब करीब 4 गुना वैल्यू बढ़ गई है मकान की, अगर आप मोटा मोटा देखेंगे तो। लेकिन एक्चुअल में उसकी वैल्यू 14.87% की दर से, CAGR से बढ़ी है। आमतौर पे बाजार 15-15.5% की CAGR से बढ़ता है, म्यूचुअल फंड में हम 12% CAGR मानते हैं। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो करीब करीब 35 लाख का मकान अगर आप मान लीजिए लेते हैं, तो आप शायद 11% की CAGR से बढ़ते हुए दिखाई पड़ेंगे। अगर 35 लाख का मकान आपका 1 करोड़ हो जाता है तो, और यही मकान अगर 40 लाख से 1 करोड़ हो जाता है तो आप कहीं 10% की CAGR से बढ़ते हुए दिखाई पड़ेंगे। तो आमतौर पर रियल एस्टेट का CAGR 8 से 10% के बीच में रहता है। 40 लाख का मकान
1 करोड़, यानी कि 3 गुने के आसपास या 2.5 गुने के आसपास बढ़ने के बावजूद आप 8 से 10% के आसपास CAGR से बढ़ रहे हैं। इक्विटी बाजार में ये 12 से 13% आमतौर पर देखा गया है। तो इसलिए इक्विटी बाजार को आमतौर पर सारे जानकार रिकमेंड करते हैं। प्रतिभा मैम, मैं कुछ गलत हूँ इन आंकड़ों में तो आप मुझे कुछ सुझा दो या कुछ करेक्ट कर दो। एब्सोल्युटली राइट सुमित। एक और बात है कि इंटरेस्ट भी भरोगे आप, आपने 25 लाख के लिए 25 लाख नहीं कहीं ज्यादा भरोगे, इंटरेस्ट के तौर पे भी पैसा डालोगे। तो ये एक पार्ट और रहेगा, यानी कि जो आप पैसा दे रहे हैं उसके साथ साथ आपको ब्याज भी इसके ऊपर भरना होगा। प्रतिभा मैम, अब टॉप 4 फंड्स की बारी। कोई नया निवेश शुरू करना चाह रहा है तो उसके लिए टॉप 4 फंड्स कौन से बोलेंगे आप? आज की तारीख में टॉप 4 फंड्स बोलेंगे लार्ज कैप कैनरा रोबेको ब्लू चिप इक्विटी फंड, फ्लेक्सी कैप में PPFAS फ्लेक्सी कैप, और क्योंकि मार्केट ये कंडीशन में है तो हाइब्रिड फंड्स भी रखना जरूरी है, एडलवाइस बैलेंस एडवांटेज फंड और ICICI प्रूडेंशियल मल्टी एसेट फंड। तो कैनरा रोबेको ब्लू चिप इक्विटी फंड, पराग पारिक का फ्लेक्सी कैप फंड, इडलवाइस का बैलेंस एडवांटेज फंड और ICICI प्रूडेंशियल का मल्टी एसेट फंड। इसमें 2 चीज़ें बड़ी इंटरेस्टिंग है। पहला फ्लेक्सी कैप, क्योंकि मल्टीपल कैप के ऊपर आप बेट कर सकें, सिर्फ स्मॉल कैप मिड कैप की तेज़ी को ना देखें, और दूसरा मल्टी एसेट कि अगर आप गोल्ड और किसी एसेट को भी अगर आप इन कैश करना चाह रहे हैं तो आपके लिए ICICI प्रूडेंशियल का मल्टी एसेट फंड आपको प्रतिभा मैम ने सुझाया है। बहुत बहुत शुक्रिया हर बार की तरह प्रतिभा मैम हमारे साथ बने रहने के लिए और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पे बातचीत करने के लिए। आप सिंप्लीफाई इसीलिए कर पाएँ क्योंकि पीछे इतनी सारी किताबें जो आपने समय समय पर पढ़ी हैं, इसलिए आप ज़्यादा आसानी से हमें समझा पाते हो। बहुत बहुत शुक्रिया मैम हमारे साथ मौजूद रहने के लिए और इन टॉपिक्स पर और आज दर्शकों सवालों के जवाब देने के लिए। तो फिलहाल अब योर मनी को ही समेटेंगे, एक ब्रेक के वक्त, और ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला बना रहेगा। नमस्कार।